नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 12 और इस अध्याय में हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं बता दूं, इस जो टॉपिक में है वो अपन 3 चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड और कीटोन हम पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। तो जो क्रियात्मक समूह है, ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें किस प्रकार का हो, COOH, ऐसा जो क्रियात्मक समूह होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे मान लो ये अपने पास CH4 मीथेन है और यदि इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो कितने हाइड्रोजन बच गए, 3। और इसकी एक संयोजकता जो रिक्त है उसको यदि हम कार्बोक्सिलिक समूह से जोड़ दें, मतलब यहाँ COOH लगा दे, तो ऐसे व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिनमें COOH समूह हो उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो। यहाँ कार्बन के आगे 2 ऑक्सीजन है और आप ध्यान रखना इनमें से एक ऑक्सीजन तो कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है उस ऑक्सीजन से यह हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अब देखो यहाँ 2 प्रकार की चीज़ें हमें नज़र आ रही, एक CO कार्बोनिल ग्रुप नज़र आ रहा है और एक हमें यहाँ OH हाइड्रोक्सी समूह नज़र आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे एक तो अल्कोहल वाला OH समूह नज़र आ रहा है और एक जो कीटोन और एल्डिहाइड में जो CO ग्रुप है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ना तो इसमें किसी कार्बोनिल ग्रुप के लक्षण होते हैं और ना ही इसमें किसी OH समूह के लक्षण होते हैं। इसमें जो अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं वो केवल COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह के कारण ही होते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना कैसी होती है, एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, एक ऑक्सीजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद में देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों की यदि हम संरचना सूत्र में कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या देखें तो यहाँ आप देखिए इसमें एक COH, यहाँ आप देखिए यहाँ 2 COH, 2 कार्बोक्सिलिक समूह है, और यहाँ हम देखें तो यहाँ 3 COH है, 1, 2 और 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इनकी संख्या के आधार पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। यदि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, यदि 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यदि 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये बात हमारे ध्यान में रहेगी। कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अलग अलग होती है तो उस आधार पर ये अलग अलग प्रकार के अम्ल होते हैं। और वैसे हम क्या है, ज़्यादातर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में ही पढ़ते हैं और अपनी जो बुक है उसमें भी हम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन यदि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 तो डाई और 3 हो तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इनका नाम क्या होता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, एक बार हम इनको कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर वर्गीकृत किया है। ठीक है, अब देखो जो एलिफेटिक संरचना वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनको वसीय अम्ल या फैटी एसिड भी कहते हैं। एलिफेटिक संरचना वाले मतलब क्या है, जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखला हो, जिनमें एरोमेटिक यौगिक ना हो। तो जितने भी कार्बन की खुली श्रृंखला वाले हैं और मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मतलब जिनमें एक COH समूह पाया जाता है, उनको वसीय अम्ल फैटी एसिड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वसा होती है उसके अंदर यदि हम
अम्ल की बात करें तो एक जैसे पॉमेटिक अम्ल है C15H31COH, और यदि हम स्टेरिक अम्ल की बात करें C17H35COH, ये जो है ये इन वसा के अंदर पाए जाते हैं। तो जो निम्नतर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जैसे हम कहें कि मेथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल है, ये फैट या वसा में नहीं होते, लेकिन जो उच्चतर यानी जिनमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है वो वसीय अम्ल जो है वो वसीय अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि वो वसा के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है। इसके बाद में यदि हम इनके नाम को देखते हैं, नाम पद्धति देखते हैं कि इनका नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, तो सबसे पहले तो आप देखना कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, उसके पास वाला कार्बन गामा कार्बन कहलाएगा, उसके पास वाला कार्बन है उसको हम डेल्टा कार्बन कहते हैं। तो ये यदि कोई इसकी बीटा स्थिति पे, जैसे मान लो बीटा स्थिति पे Cl जुड़ा हुआ है तो बीटा क्लोरो कह देंगे। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये क्या है, डेल्टा है। हम इनके कुछ रूढ़ नाम भी लिख सकते हैं। हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, एक तो इनके IUPAC नाम और एक इनके रूढ़ नाम। इनके रूढ़ नाम का मतलब होता है इसका सोर्स क्या है, किस सोर्स से ये निकला है। जो प्राचीन नाम होते हैं, जो इनके सोर्स से बनते हैं, उनको हम रूढ़ नाम कहते हैं। जैसे फॉर्मिक अम्ल है। अब फॉर्मिक अम्ल क्या है, जो चींटी होती है और जो लाल वाली चींटी होती है उससे सबसे पहले इसको खोजा गया था या उससे बनाया गया था। हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहले जो प्राप्त किया गया था वो लाल चींटी के आसवन से किया गया। अब उस चींटी को फॉर्मिका कहते हैं, तो ये फॉर्मिका से प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम हो गया, फॉर्मिक अम्ल। तो HCOOH को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मिका यानी लाल चींटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है। दूसरा देखो, एसिटिक अम्ल। अब ये कहाँ से प्राप्त हुआ, जो एसिटिक अम्ल है वो सिरके से प्राप्त हुआ था। ये किससे प्राप्त हुआ था, एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके से प्राप्त हुआ था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये सिरके से प्राप्त हुआ था। और जो सिरका होता है उस सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है, इसलिए इसे एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल कहा जाता है। CH3COOH, इसका क्या सूत्र है, CH3COOH। इसके बाद में देखो ब्यूटेरिक अम्ल। ये मक्खन ब्यूटर से प्राप्त हुआ था। इस मक्खन को लैटिन में ब्यूटीरम कहते हैं और इससे प्राप्त होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटेरिक एसिड। ये प्रोपियोनिक अम्ल है और ये प्रोपियोनिक अम्ल जो है वो प्रोटोन या प्रियोन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वसा। क्या होता है, वसा। ठीक है। एक वेलेरिक अम्ल। वेलेरिक अम्ल वेलेरियन पौधे की जड़ों से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे हम वेलेरिक एसिड कहते हैं। तो देखो ये कॉमनली एकदम सिंपल से चल रहे हैं। कैसे, सबसे पहले हमने देखा HCOOH, ठीक। फिर हमने देखा दूसरा CH3COOH, फिर हमने एक CH2 और बढ़ा दिया CH3CH2COOH, फिर हमने एक CH2 और बढ़ा दिया CH3CH2CH2COOH। ये देखो, ये फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड और ये प्रोपियोनिक एसिड, ये ब्यूटेरिक एसिड, और यदि एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ CH3CH2CH2CH2 और COOH, तो ये क्या हो जाएगा, वेलेरिक एसिड। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मिक है, एसिटिक है, उसके बाद में यदि कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपियोनिक है, 4 है ब्यूटेरिक जो मक्खन से प्राप्त हुआ था, 5 है तो वेलेरिक एसिड है। ठीक है। तो इनके रूढ़ नामों में हमें कोई दिक्कत नहीं है, रूढ़ नामों को हम आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए, यदि हम इसका IUPAC नामकरण करते हैं, अब IUPAC नामकरण करते हैं तो जो मेन अपना ग्रुप होता है
वो होता है COOH। यानी कभी भी इसका नाम लिखे, हम जो श्रृंखला की शुरुआत है, जो नंबरिंग वाला काम है, वो हम COOH से ही करते हैं, चाहे प्रतिस्थापी अदर साइड से कितने भी लगे हुए हो। अब जैसे ये है तो इसमें हमने 1 नंबर इसको दिया, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव किया तो सबसे लंबी श्रृंखला 5 कार्बन की बनी। ये 1 2 3 4 5, इसके 3 नंबर पे CH3 है, इसके 4 नंबर पे CH3 है। मतलब एक तो 3 सब पे मेथिल है, एक 4 पे मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाई मेथिल। अब 5 कार्बन है तो इनको हम कैसे लिखते हैं? इनको हम एल्केनोइक एसिड लिखते हैं, एल्केनोइक अम्ल लिखते हैं। मतलब 2 चीज़ों का मिश्रण है, एक एल्केन कार्बन की संख्या प्लस ओइक एसिड है, ओइक अम्ल कहा जाता है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा एल्केनोइक अम्ल। आप देखो पेंटेन प्लस ओइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, तो ये हो गया 3,4 डाई मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं, जैसे ये CH3, ये CH, यहाँ Cl है, यहाँ Br है, फिर ये CH, यहाँ CH3 है, और ये हो गया COOH। ऐसे हो गया। वही स्थिति है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है? 4 है। अब इसमें देखो 3 प्रतिस्थापी है, एक CH3 है, एक इस 3 नंबर कार्बन पे Cl और Br है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, 3 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, फिर 3 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरो, और फिर 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ब्यूटेनोइक अम्ल। 4 कार्बन वाले को हम कहेंगे ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल सा काम है। नामकरण करते वक्त हमें केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप COH है उसको प्राथमिकता देनी है। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, जो प्रतिस्थापी है वो चाहे कितने भी हो, हमें इसको प्राथमिकता देनी है और इसी से अंकन करना है। ओके, इसके बाद में आप आगे देखिए। हमने IUPAC नामकरण को क्लास 11 में भी पढ़ा है, इसलिए क्या है हम यहाँ इस पर डिटेल से चर्चा नहीं करें। फिर भी इस सारणी में बहुत से IUPAC नाम दे रखे हैं और सामान्य नाम भी, इनके रूढ़ नाम भी दे रखे हैं। इस सारणी को हम अच्छे से समझते हैं, यहाँ से अपनी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। देखो सबसे पहला है HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड है, इसे मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मिका से प्राप्त हुआ है, और मेथेनोइक एसिड, इसमें एक कार्बन है तो मेथेन, और ओइक अम्ल मेथेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है CH3COOH। इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं क्योंकि ये एसिटम सिरका से प्राप्त हुआ था, और इसका IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। कौन सा नाम है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक क्यों है? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2 है। अब ये देखो CH3 CH2, ये 2 है, CH3 CH2 COOH, ये 3 कार्बन है, और ये प्रोपियोनिक अम्ल होता है। प्रोटॉन या पियोन से बना है, वसा जिसे कहते हैं। ये प्रोपियोनिक अम्ल है, और अगर मैं इसका IUPAC नाम देखूं तो प्रोपेनोइक अम्ल है। क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें देखो 4 कार्बन है। यदि हम इसके सामान्य नाम की बात करें तो इसे हम ब्यूटेरिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये बटर जो मक्खन है उससे प्राप्त हुआ था। तो सामान्य नाम तो इसका हो गया ब्यूटेरिक अम्ल, और 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है तो हम इसे ब्यूटेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको और देखिए,
इसमें क्या है, इसकी संरचना इस प्रकार से है, ये CH है जिससे COOH जुड़ा हुआ है, 2 CH3 है, एक इस तरह ऊपर लगा हुआ है और एक इस तरह लगा हुआ है, तो ये आइसो ग्रुप हो गया। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसे हम आइसोब्यूटेरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेरिक अम्ल। दूसरी बात, यदि हम इसका IUPAC नाम लिखें तो ये लो जी 3 कार्बन की श्रृंखला है, और दूसरी आप देखो 2 नंबर पे CH3 है, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। कोई दिक्कत नहीं है, तो इन 5 में तो हमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब इसके बाद में आप इनको और देखिए, इसमें 2 COH है, इसमें COH 2 है, बीच में एक CH2 है, इसमें इधर COH बीच में 2 CH2 है, इसमें इधर COH बीच में 3 CH2 है, और इसमें इधर COH बीच में कितने हैं, 4 CH2। जब 2 CH2 है तो ऑक्जेलिक अम्ल या एथेन डाइओइक अम्ल, 3 है तो मेलोनिक अम्ल प्रोपेन डाइओइक अम्ल, 4 है तो सक्सिनिक अम्ल, 4 कार्बन है ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, 5 कार्बन और बीच में 3 CH2 ग्लूटेरिक अम्ल या पेंटेन डाइओइक अम्ल, और बीच में 4 CH2 है तो एडिपिक अम्ल या हेक्सेन डाइओइक अम्ल। इनको हम थोड़ा एक बार अलग से देखते हैं। देखो, एक हमने इस प्रकार से बनाया COOH COOH, ठीक है, इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। और अगर इसका IUPAC नाम लिखें तो 2 कार्बन है, इसलिए इसे लिखते हैं एथेन, और 2 ही COH है। अगर मैं इसको 1 दूं, इसको 2 दूं, तो ये डाइओइक अम्ल है, एथेन डाइओइक अम्ल, इसका नाम हो गया एथेन डाइओइक अम्ल, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें इसके बीच में एक CH2 बढ़ाना है, तो ऊपर वाला COH ऐसा का ऐसा, नीचे वाला COH ऐसा का ऐसा, दोनों के बीच में हमने एक CH2 बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये क्या नाम हो गया, यदि हम इसका नाम देखें, मेलोनिक अम्ल हो गया। क्या हो गया, ये हो गया मेलोनिक अम्ल, ठीक हो गया। कार्बन कितने, 3, प्रोपेन डाइओइक अम्ल, IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक अम्ल। कोई दिक्कत नहीं है, 2 ओइक एसिड है, 3 कार्बन है, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। अब मैं एक CH2 और बढ़ा देता हूँ, COOH और COOH, 2 CH2 आ गए बीच में, 1 और 1 2, ठीक। आगे ये ऑक्जेलिक, ये मेलोनिक, और ये क्या हो जाएगा, सक्सिनिक अम्ल, ये हो जाएगा सक्सिनिक अम्ल। यदि हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, 4 कार्बन है, 1 2 3। अब मैं एक CH2 और बढ़ा देता हूं, तो आप इधर देखो, यहां लिख देते हैं, ये COOH और ये हो गया COOH, एक CH2, दूसरा CH2 और ये तीसरा CH2, ये लो जी 3 हो गए। तो 1 2 3 4 टोटल कार्बन कितने हो गए, 5। इसका नाम हो गया ग्लूटेरिक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो गया, ग्लूटेरिक अम्ल। और 5 कार्बन है तो इसको लिखेंगे हम
पेंटेन डाइओइक अम्ल, पेंटेन डाइओइक अम्ल। ठीक है, अब बीच में 3 CH2 है, मैं अब की बार एक और बढ़ा देता हूं, एक और बढ़ा दूंगा तो 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, इधर COOH और इधर COOH। ठीक, अब आप देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो CH2 है वो तो कितने हैं, 4, और एक COH और इधर लिख देता हूं एक COH। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एडिपिक अम्ल, इसे कहते हैं एडिपिक अम्ल। और टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम इसे हेक्सेन, और 2 ओइक अम्ल है तो हेक्सेन डाइओइक अम्ल कहेंगे, हेक्सेन डाइओइक अम्ल। ये अलग से एक और हो गया है, ये वाला। ये अपन ने कितने लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5, पांचों इंपॉर्टेंट, और पांचों को आप सीरियल से याद रखो, ये O, ये M, ये S, ये G और ये A। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं OMSGA, ओम्स गे, GA गा, ओम्स गा, OMSGA, OMS ऑक्जेलिक, मेलेनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक। ठीक है, इनके IUPAC नाम आ सकते हैं और इनकी स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती। तो ऑक्जेलिक 2 COOH, उसके बाद में एक बढ़ा दिया मेलोनिक, बीच में एक CH2 डाल दो, OMS सक्सिनिक, एक CH2 और डाल दो, G ग्लूटेरिक, एक CH2 और डाल दो, A एडिपिक, एक CH2 और डाल दो। और आपको पता है एडिपिक एसिड को हम 10वीं क्लास में भी पढ़ते हैं और इसको हम 12वीं क्लास में भी पढ़ते हैं, जब हम नाइलॉन 66 को पढ़ते हैं। नाइलॉन 66 2 एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। और एडिपिक एसिड क्या होता है, 2 COH होते हैं और उनके बीच में कितने CH2 होते हैं, उनके बीच में 4 CH2 होते हैं। तो आप इन दोनों बातों को विशेष रूप से यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 COH ऑक्जेलिक एसिड, एथेन डाइओइक अम्ल, 2 COH बीच में एक CH2 प्रोपेन डाइओइक अम्ल, और इसको कहेंगे OMSGA, ओम्स, तो OM होता है मेलोनिक एसिड। अगर 3 CH इन दोनों के बीच में एक CH2 मेलोनिक एसिड, 2 CH2 सक्सिनिक एसिड, 3 CH2 ग्लूटेरिक एसिड, 4 CH2 एडिपिक एसिड। एथेन डाइओइक अम्ल, प्रोपेन डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, पेंटेन डाइओइक अम्ल और हेक्सेन डाइओइक अम्ल। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वापस इस सारणी को देखें तो हम यहाँ तक का काम हमने दोबारा कर लिया। ये चीज़ें आप एक बार दोबारा भी इसको पढ़ो। अब ये नीचे 2 नाम देखिए, ये है COOH, फिर बीच में COH, फिर COH, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 टोटल। अगर मैं इस संरचना को यहाँ अलग से थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं तो इसको हम एक बार फिर दोबारा से देखते हैं ये किस प्रकार की संरचना है। देखो, एक COOH और उससे जुड़ा हुआ है CH, फिर हो गया CH COOH और फिर हो गया CH2 COOH। इसको बैलेंस कर दो, 1 2 3 ये बैलेंस है, 1 2 3 ये लो जी, ये स्ट्रक्चर है। यदि हम इसको देखें तो देखो COH और फिर उससे CH3, ये CH3 तो नहीं होगा, ये क्या होगा, CH2, फिर CH COH CH2 COH, इस प्रकार की स्ट्रक्चर। अब इसमें आप देखो 1 2 और 3 कितने हैं इसमें,
इसके अंदर 3 COH समूह है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा समूह ये रहा। ठीक है। अब आप यदि इसका नाम लिखते हो, जैसे अभी हमने डाइओइक अम्ल लिखा, जैसे अभी हमारे पास एक इस प्रकार की संरचना थी COH CH2 COH, तो हमने इसको और इसको दोनों को डाइओइक एसिड के रूप में लिख दिया। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि अगर मैं इसको और इसको डाइओइक लिखूं तो ये बीच में रह जाएगा, और अगर मैं इसको ट्राइओइक लिखूं तो ऐसा हम लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें कार्बन की जब हम श्रृंखला बनाए 1 2 3 4 5, तो इसे हम गिन नहीं सकते। और यदि हम इन दोनों को गिन रहे हैं तो फिर इसे भी गिनना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इनके समान ही क्रियात्मक समूह है। इसलिए क्या करते हैं, ऐसे कभी भी कार्बनिक यौगिक या ऐसा कभी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह अपने पास हो जिसमें 3 COH हो, तो वो किसी श्रृंखला में तो आएंगे नहीं, इसलिए उन्हें हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कितने कार्बन की श्रृंखला बनी है? 3 कार्बन। 3 को हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन। और आप इनको अलग से रिप्रेजेंट कीजिए। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कहीं ओइक अम्ल का चक्कर नहीं है। ठीक है। आप फिर देख लीजिए, इसका नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, ये ध्यान रखना। अब एक चीज और देखो, ये है ये CH2 है, COH CH CH3, ये तो सिंपल नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन की श्रृंखला बना लीजिए, बना ली। इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। 2 नंबर पे मेथिल है, 4 नंबर पे Br है। 1 2, ये जो है इसको मैं थोड़ा अलग से बना देता हूँ। ये Br जो है वो इस CH के पास जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा अलग से बना देते हैं। यहाँ बना देते हैं। देखो ये इस प्रकार की संरचना है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ये तो है COOH, ठीक, और इसके पास जुड़ा है CH, और इस CH से जुड़ा है एक तो CH3, फिर इसके जस्ट पास में है CH, और इस CH से क्या जुड़ा है? ये Br जुड़ा है। ये वाला, ये इधर है, ये इधर था, थोड़ा इधर हो गया है, ठीक है। और बाद में इधर क्या जुड़ा हुआ है? CH3। ये है जी, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, 2 नंबर पे मेथिल और 3 नंबर पे Br। Br को पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली, तो 3 ब्रोमो 2 मेथिल, क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 मेथिल। अब बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक एसिड लिख देंगे। एसिड हमेशा ही 1 पे आएगा, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके नामकरण को लिख सकते हैं। आपको इस पर अभ्यास करना है, और सब विशेष रूप से आपको ये 1 2 3 4 और 5, और ये भी महत्वपूर्ण है, जो इनके रूट नाम वाले हैं इनको हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अम्ल से जो एग्ज़ाम में है वो IUPAC नाम पूछने की जो कैपेसिटी, या जो यूँ कह सकते हैं कि जो पूछने का जो है कि ज़्यादा प्रश्न किस में से आते हैं, तो ज़्यादा अगर IUPAC नाम का प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा संभावना, जो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो किस से आती है? एसिड से आती है। ठीक है। तो इसको आप बढ़िया अच्छे से एक बार तैयार करना, और फिर जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें हम अल्कोहल बनाने की विधियों, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए और अच्छा पढ़िए। ओके, थैंक यू।